अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं खरा सच। मेरा नाम मुबशर लुकमान है और आज सारी दोपहर मुझे मैसेजेस आते रहे। उन्होंने कहा जी जहांगीर खान तरीन जो है ना जी, वो आपको झुटला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनके ऊपर कुछ नहीं है। स्टेट बैंक का एक लेटर भी ले आए हैं। मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। मैंने कहा ये कौन सा स्टेट बैंक है और कौन सा लेटर है कि जो 2 घंटे में स्टेट बैंक ने क्लैरिफिकेशन देनी शुरू कर दी है। तो जहांगीर साहब, आपको पुरानी आदत है भूलने की। मैं आपको आज याद कराने के लिए बैठा हुआ हूँ यहाँ पे। जहांगीर खान तरीन साहब, आपसे मुखातिब हूँ। आपको पुरानी आदत है भूलने की। और ये जो लेटर स्टेट बैंक का आपने दिखाया है, ये हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स वाह के ऊपर है। ये जिन कंपनीज़ का मैंने कल जिक्र किया है उनके ऊपर नहीं है। मुझे उनका दिखाएं, उन बैंकों का दिखाएं जिनका मैंने आपको 49 मिलियन की आपको वो बात की है, फिर मैं आपको मानूंगा। और मुझे अब क्योंकि अब आपकी यादाश्त मुझे दिखानी है आपको कि कितना आप भूल जाते हैं। आप याद करें वो टाइम के जब आपने कहा कि एक फ़लाँ चीज़ में आप जो है वो 2008 में 2007 में आपने छोड़ दिया था, और फिर आपको मैंने याद कराया कि नहीं 2011 में तो आपको वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने उस पर अप्रिशिएट किया था। आपने कहा ऐसा नहीं था। फिर मैंने आपको लेटर दिखाया, तो फिर आपने कहा हाँ मैं भूल गया था, वो मैंने बाद में मैंने किया। इस तरह आप भूल जाते हैं आप अक्सर। आज आपने जो सोशल मीडिया पे एक बाज़ार गर्म किया हुआ है कि पेड ट्रोल्स के साथ जो आप कैंपेन्स कर रहे हैं कि जनाब मुझे आप मैसेजेस भिजवा रहे हैं कि ये तो वो, ये गलत, ये गलत। जहांगीर खान तरीन, इफ़ यू हैव द करेज देन कम एंड सिट ओवर हियर एंड आई विल प्रूव दैट यू नो आपने राइट ऑफ करवाई हैं और आपने और बड़े गलत काम किए हैं। आज केपीके के अंदर आपने खटक के साथ मिलकर जो आपने करप्शन की है, मैं आज वो भी एक्सपोज करने लगा हूँ। बट पहले आपको मैं खरा सच तकरीबन 1 साल पहले का एक शॉट दिखाता हूँ जब मैं ARY पे होता था। सॉरी 2 साल पहले का। और आपको शॉट दिखाता हूँ जब मैं ARY पे होता था। मेरे और आपके दरमियान एक मुकालमा हुआ था, वो क्या था उससे भी आपको कुछ याद आ जाएगा। वॉच दिस। अकॉर्डिंग टू यू आफ्टर 2008 आप PPHI से आपका कोई ताल्लुक नहीं रहा? नो, कोई ताल्लुक नहीं 2008। मेरे पास एक प्रेस रिलीज पड़ी हुई है प्राइम मिनिस्टर्स हाउस की, प्रेस रिलीज नंबर 289, इस्लामाबाद 24 जून 2010। मैं अपनी स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहा हूँ जहांगीर खान तरीन साहब, और उसमें लिखा है द प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल स्टीयरिंग कमेटी PPHI मिस्टर जहांगीर खान तरीन focus on extension of PPHI operation of priority basis in all parts of Swat Malakand region। आप तो तब चेयरपर्सन थे उस स्टीयरिंग कमेटी के और आप तब भी उसके अमूर को देख रहे थे। 2008 से आपने कैसे कता ताल्लुकी कर ली? नहीं, ये नोटिफिकेशन कब की है? ये प्रेस रिलीज है। प्रेस रिलीज कब की है? इस्लामाबाद 24 जून 2010। नहीं सॉरी, मैं आई टू करेक्ट माई सेल्फ। मैं सब ये गलत कह गया। ये 2008 नहीं, 2008 में तो ये हुआ था ना, क्या कहते हैं, ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत कब गई है? ये सर हुकूमतों के आने जाने का आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। तो ये पीपल्स पार्टी उस समय में नेशनल स्टीयरिंग कमेटी का हेड था, बल्कि शायद 2011 में, हाँ अब सही डिक्लेरेशन आ गई। जब मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन की जो 2008 में 2011 थी, तो उस वक्त से मैं इसका बिल्कुल इंचार्ज नहीं था। मुझे ये 2008 में 2008 में आप थे और वो डॉन ने आपने उसमें कहा था, गलत आपने उसमें कहा था। आज भी आप गलत कह रहे हैं। और आपको मैं बताऊं कि जहांगीर खान तरीन साहब, आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि अगर सब कुछ गलत है और ऐसा करते हैं कि आज आपको मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि पहले आप BBC को सू करें फॉर रिपोर्टिंग ऑन यू। इफ़ यू रिमेंबर BBC ने आपके ऊपर क्या रिपोर्ट किया था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन में। उनका कहने का, उन्होंने कहा था कि मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में जो चीनी का बहरान आया था वो आपका मरहून मिन्नत है। मैं कोशिश करता हूँ कि BBC की वो रिपोर्ट भी आपको मैं स्क्रीन पे फ्लैश कर दूँ। ये BBC की रिपोर्ट है और ज़ख़ीरा अंदोज़ों में बड़े बड़े सियासतदानों के नाम हैं और जनाब आपका नाम भी वहाँ पे था। अगर ये गलत नाम लिखा हुआ है तो ज़रा लेट्स स्टार्ट ऑफ विद BBC और उसके बाद आप फिर आइएगा और फिर बाकियों का भी आपको बताता हूँ। व्हाट पीपल डू नॉट नो इज़ कि जहांगीर खान तरीन का शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सफ़े अव्वल के रहनुमा में ज़रूर होता है। ये उनके बड़े इंपॉर्टेंट रहनुमा हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि 90 की दहाई तक वो एक गवर्नमेंट उसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे और वहाँ से एक राइज़ जो है वो शुरू हुई और आज उनकी शुगर मिलें जो है उनकी पैदावार जो है 60,000 टन से ज़्यादा है और ये ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर हैं। और उनके बाद BBC ने सबसे पहले ये इल्ज़ाम लगाया कि चीनी का बहरान मुशर्रफ के ज़माने में उनका मरहून मिन्नत था
और BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक जहांगीर तरीन जो जमालुद्दीन वाली शुगर मिल के मालिक हैं, उन्होंने 46,920 मीट्रिक टन चीनी दीगर मालिकान के साथ मिलकर ज़ख़ीरा की, जिसकी वजह से चीनी की कीमत 20 रुपये से बढ़कर 120 रुपये किलो तक पहुँच गई और इस ज़ख़ीरा अंदोज़ी से शुगर मिल माफिया ने अरबों रुपये कमाए। गन्ने की पैदावार में कमी और चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी की वजह से चीनी का बहरान पैदा हो गया। जहांगीर तरीन जिन्होंने 40,920 टन चीनी अपने गोदामों में रोक रखी थी, उन्होंने उस बहरान में 941 करोड़ रुपया कमाए। जहांगीर साहब प्लीज़ चैलेंज द BBC। मैं भी यहाँ पे वेट कर रहा हूँ और उसके बाद आप फिर यहाँ पे आ जाइएगा और आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा कुछ और चीज़ें भी आपके मुतालिक। आज आपको मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है, पूरी उनकी ट्रेड यूनियन जो है वो बड़ी तवातर से एक इश्तिहार चला रही है हर चैनल के ऊपर कि जनाब पिछले इतने सालों में हमने कीमतें नहीं बढ़ने दी, हमने दवाइयों की अद्वियात की बिल्कुल कीमतें नहीं बढ़ने दी। 40 से 46 अद्वियात में चंद फीसद इजाफा हुआ। आपको मैं वो ऐड दिखा देता हूँ, हालांकि ये ऐड मेरे प्रोग्राम में नहीं मिला हुआ, लेकिन मैं इसको फ्री ऑफ चार्ज चला रहा हूँ ताकि जहांगीर साहब आप भी देख लें, खटक साहब आप भी देख लें, इमरान खान साहब आप भी देख लें। एट फर्स्ट, पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री मुल्क की जरूरत की 93% अद्वियात तैयार करने के साथ 40 लाख लोगों को रोजगार फराहम करती है। पाकिस्तान में तैयार 95% अद्वियात बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया की निस्बत सस्ती हैं। पाकिस्तान में गुज़श्ता 13 सालों से अद्वियात की कीमतें मुंजमद हैं और 80,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड अद्वियात में से सिर्फ 150 की कीमतों में मामूली इजाफा हुआ है। हुकूमत और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान एड हॉक फैसले करते हुए शफाफ पॉलिसीज नहीं बनाती, जो न सिर्फ एक्सपोर्ट में कमी बल्कि इंडस्ट्री की तबाही का बायस भी बन रहा है। इसका बराह रास्त असर हमारी आवाम पर पड़ेगा, जिनके लिए महफूज और मयारी अद्वियात का हुसूल मुश्किल हो जाएगा। A public service message by TPMA। दुख की बात यह है कि एक तरफ पाकिस्तान की फार्मा इंडस्ट्री जो है वो ये क्लेम्स कर रही है, वो पता नहीं कितने रुपए खर्च कर रही है इन इश्तिहारों को चलाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ KPK ने जो अद्वियात परचेज की हैं पिछले 2 साल के अंदर 2014 से लेकर 2016 तक, वो 400% तक उनमें कीमत ज़्यादा पे की है। 400% तक ज़्यादा कीमत पे की है। मैं आपकी स्क्रीन पे अद्वियात दिखाता हूँ और आपकी स्क्रीन पे मैं प्राइसेस दिखा रहा हूँ कि जो उनकी प्राइस होती थी और जो जिस प्राइस पे उनको ख़रीदा गया। और आप ये देखेंगे कि मसलन ये सोडियम 500 mg का जो इंजेक्शन है 2012 में 21 रुपये 24 पैसे का ख़रीदा गया, जबकि 2013 में यही इंजेक्शन 127 रुपये 22 रुपये में ख़रीदा गया। एक ही साल में एक इंजेक्शन की कीमत कितने 100% बढ़ गई। इसी तरह कुछ और अद्वियात हैं 58 रुपये में ख़रीदा गया और 2013 में वो 100 रुपये से ऊपर। फिर और यानी मेरे पास जो अद्वियात की कीमत है वो हालत यह है कि 54 रुपये से लेकर 317 रुपये तक की प्राइस उसका इंक्रीज़ है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? KPK की गवर्नमेंट में अगर करप्शन नहीं हो रही है तो फिर कहाँ पे हो रही है? विल एनीबडी आंसर मी ऑन दैट? और मैं आपको जब एक ब्रेक के बाद आऊँगा तो मेरे साथ असद खरल हैं, ARY के रोए रवा हैं, बड़े मायानाज अपना शो करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। तो जहांगीर खान तरीन आपको मैं बताऊंगा आपने जो आटे में, गंदम में, उसमें आपने फ्रॉड किए थे। कल सोशल मीडिया को मत अपने एक्टिव करना, हिम्मत हो तो इधर आ जाना। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और 2008 के गंदम के बहरान के पीछे भी जहांगीर तरीन का हाथ था और ये मैं नहीं कह रहा, ये उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब मियां चौधरी परवेज़ इलाही ने यह बात कही और उन्होंने जहांगीर तरीन के ऊपर संगीन इल्ज़ामात उस वक्त लगाए। उन्होंने कहा पाकिस्तान जैसे ज़राई मुल्क में हालात यहाँ तक पहुँच गए कि दुकानों से आटा गायब हो गया और पाकिस्तान में इस साल में रिकॉर्ड पैदावार हुई। जहांगीर तरीन जो उस वक्त वज़ीर तजारत है, उन्होंने गंदम बरामद करने की इजाज़त दे दी। इस गंदम के बरामद और आटे की अफ़गानिस्तान और वस्ती एशिया ममालिक में स्मगलिंग के बायस आटे का शदीद बहरान हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं, BBC में 21 जनवरी 2008 में छपने वाले मज़मून के मुताबिक साबिक़ वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि साबका हुकूमत, यानी वो इनकी हुकूमत की फेडरल में बात कर रहे थे, और मौजूदा निगरान हुकूमत की बेइंतज़ामी दरअसल आटे की बहरान का ज़िम्मेदार है। और इस मामले में उन्होंने साबिक़ वज़ीर सनत जहांगीर तरीन की मनसूबाबंदी उस पर इंतहाई तनकीद की। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि पहले आपने सिर्फ $200 फ़ी टन के हिसाब से गंदम बरामद की, फिर $450 के हिसाब से दरामदी टेंडर जारी कर दिए
और उस तरह लाखों टन गंदम पर फी टन $250 का नुकसान उठाना पड़ा। और उन्होंने यानी $200 फी टन आपने पहले बेची और फिर $450 फी टन खरीद ली। और उन्होंने कहा कि साहब, उन्होंने वफाकी हुकूमत को कई ख़त भी लिखे, लेकिन जहांगीर तरीन जो हैं उनकी तजावीज़ की मुखालफत करते हुए 6 लाख टन गंदम दरामद करने की उन्होंने इजाज़त दे दी और उससे ये शदीद और संगीन बहरान पैदा हो गया। जहांगीर तरीन साहब, बाकी बैंकों को छोड़ दें, कल मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि आपने ज़राई तरक्याती बैंक के लोन राइट ऑफ करवाएं कि नहीं। लेट्स हैव अ प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑन दैट एज वेल, या आप एक कुर्सी यहाँ पे पढ़ सकती है कल। असद करल साहब, जो ये मैं बातें बता रहा हूँ और जो KPK में दवाइयों का मैंने बताया, इसके मतलब ज़रा बताएं। देखिए, आपने ऐड दिखाया, वो कह रहे हैं इंडस्ट्री के 10 साल से हमने कीमतें नहीं बढ़ाई और बाकी जो 46 सिर्फ हो सकता है सारे झूठ बोल रहे हो। अच्छा, अब ये वो जो अद्वियात इन्होंने खरीदी हैं, यानी इतना बदतर, ये खान साहब को भी इस पे देखना चाहिए कि जो 2012-13 में अद्वियात इन्होंने खरीदी KPK हुकूमत ने, वो ANP की गवर्नमेंट ने जिस रेट पे खरीदी थी उसी रेट पे खरीदी। लेकिन जो 13 और 14 के अंदर जो हुआ फ्रॉड, सिर्फ जिस आप देख लें कि सिर्फ एक अगर डुबैटा माइन जो एक इंजेक्शन है ₹47 का, जो कि 12-13 में उन्होंने खरीदा, ₹309 का वो खरीदा गया। फिर उसके बाद एक अगर इंजेक्शन है वो ₹58 का है, वो ₹95 में खरीदा गया। एक इंजेक्शन जो है वो अगर ₹54 का है तो ₹317 का खरीदा गया। अब ये पूरी लंबी लिस्ट है, नाज़रीन स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये 300-400% महंगी अद्वियात जो हैं KPK गवर्नमेंट में अरबों रुपए का नुकसान किया कौमी खजाने का, जो कि लाखों लोगों को ज्यादा, पहले बजट लैप्स हो गए, 2 साल से तो बजट लैप्स हुआ, ज्यादा मिल सकती थी। अब देखें, माइंस एंड मिनरल के ठेके हों या अद्वियात की खरीदारी हो, ये आप बता दें कि इसके पीछे परवेज खटक साहब के कौन से दोस्त हैं, किन के फार्मास्यूटिकल कंपनी से राब्ते हैं। और खान साहब ये देखें कि ₹47 का टीका अगर 309 में बिक रहा है और ₹54 का अगर 360 में बिक रहा है, और ये रेगुलेटरी जो अथॉरिटी है वो कहाँ सोई हुई है। ये एक तरफ कंपेन चलाई जा रही है, वाली गवर्नमेंट ने 47 का लिया था, लेकिन अब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ये कहती है कि उनका कोई इजाफा नहीं हुआ। या तो हो सकता है पूरे का पूरा ट्रेड झूठ बोल रहा है, झूठे इश्तिहार दे रहा है। ये तो रिकॉर्ड पे है। अब मैं जो जितनी जो बातें हम कर रहे हैं, ये वो चीज है जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट KPK का रिकॉर्ड है। ये सारे जितने रेट्स लिए गए हैं वहां से मैं ये नहीं, आप देखें ना, बात ये है कि यानी ये तो 400-500 मेडिसिन है ना, किन किन के नाम लें, ये तो इसके लिए 10-15 प्रोग्राम। साहब के रिश्तेदार भी बड़े उनकी हुकूमत में, उनके एक आदमी अपने ख़ानदान वालों को जॉब देता है तो अच्छी बात है ना हुकूमत में, आज के ज़माने में भी उसने याद रखा हुआ है। देखिए, ये इस चीज़ें हैं ना कि ये जो गुड गवर्नेंस की एक दावे किए जाते हैं और क्लीन गवर्नमेंट के दावे किए जाते हैं, तो ये सिर्फ एक शोबा है जो मेडिसिन की खरीदारी के अंदर कितने अरब रुपए का लॉस किया गया है, कितने लाखों ज़्यादा लोगों को अद्वियात मिल सकती थी अगर वो ट्रांसपेरेंट तरीके से अपनी मनपसंद फार्मास्यूटिकल कंपनीज के बजाय मेरिट पे प्रॉपर तरीके से खरीदारी की जाती थी। मेरा जो इंटरेक्शन हुआ था ना मौसूफ से, सबसे पहले वो हुआ था जनरल मुशर्रफ के साथ। जनरल मुशर्रफ बड़े फ़ैन थे, एडमायरर थे जहांगीर साहब के, और यानी ऑब्वियसली एवरीबडी यूज्ड टू लुक अप टू हिम। लेकिन फिर वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट की बारी आई और मुझे याद है कि उनको हम कहते थे कि जी वाटर फिल्ट्रेशन तो, वाटर तो बहुत जगहों पे एट सोर्स बड़ा प्योर है पाकिस्तान में, असल मसला हमारी डिस्ट्रीब्यूशन की लाइंस में है कि जो पाइपें बिछे, जैसे कसूर जैसे इलाके में अब वो 50 साल पुरानी पाइप्स बिछी हुई हैं, लेकिन उन्होंने वहाँ वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट ही करने थे। अब 70 अरब रुपया उसके लिए लिया गया। कितनी जगहों पे आपको उनके वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स जो हैं इस वक्त चालू हालत में मिल रहे हैं। ये मुशर्रफ दौर के जब ख़त्म हुआ तो उस पर नैब ने बाकायदा एक इंक्वायरी की, लेकिन यही मसला है कि वो इंक्वायरी का कोई आउटकम नहीं निकला। और वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के साथ क्या हुआ, जिस तरह बाकी मनसूबों के साथ होता है, ये भी मामला जो है ना वो रद्दी की जो है ना नज़र हो गया, टोकरी में की जो फाइलें चली गई, इसके ऊपर बाकायदा इसके ऊपर तहकीकात का आगाज़ तो हो गया था, ख़त्म क्यों नहीं हुई? वो क्या मुकम्मल हुआ था कि जिस पे तहकीकात रुक गई थी? बहुत सारे केसेस हैं नैब में जो ख़त्म नहीं हो रहे। नवाज शरीफ साहब का ख़त्म नहीं केस हो रहा, ना उसको क्लीन चिट दे रहा है नैब। इसका मतलब है कि एक ऊपर के एक लेवल पे, इसका मतलब है कि हर एक की कुड़की आपस से मिल रही है, और ये जो अवाम के सामने बातें की जा रही हैं, ये एहतसाब की, ये कुछ नहीं है। देखिए, आपने गंदम के बहरान की बात की, आपने चीनी के हवाले से बात की, अब इसमें शरीफ फैमिली की भी मिल्स हैं और इनकी भी मिल्स हैं। लेकिन बीबीसी ने इल्जामात JKT के ऊपर मखसूस लगाए हैं। नहीं, इनके तो इल्जाम इससे और बड़े हैं। ये जो 700 मिलियन की
जो स्टेट बैंक ने बाकायदा पाकिस्तान का जो वर्स्ट शुगर क्राइसिस था उसके अंदर इनके दोस्त अरुण अख्तर साहब थे, तांदलिया वाला शुगर मिल जो है, जिसने क्राइसिस पैदा करके अरुण अख्तर तो मेरे भी दोस्त हैं, वो इनसे बहुत बेहतर आदमी है। बहरहाल उनके ऊपर जो है ना बाकायदा STR रिपोर्ट की नैब को 2011 30 अप्रैल को, और ये सारा जो मामला है ये आपस में इनके इंटरलिंक्ड हैं। ये इनके जब मुफादत होते हैं, सब्सिडी जो आ रही है, रिबेट जो लिया जा रहा है, जरा तो मेरा ख्याल है कि मखदूम अहमद महमूद से जरा पूछे ना, उनसे ज़्यादा लिंक तो कोई नहीं है ना, उनका तो आपस में पार्टनरशिप भी है जमालदीन वाली शुगर मिल में और कुछ चीज़ों में। नहीं, उनकी हैसियत तो आपने देखा ना, इन्होंने कुक अपने घर के जो डायरेक्टर वहाँ पे भी क्या इन्होंने किया, यानी अपने वो कहते हैं घर के अंदर जो मिल के अंदर क्या हो रहा है, को मोहम्मद इस्माइल है, को घर का कुक है, को अब्दुल गफ़ार है, यानी ये हर तरीके से जो जायज़ तरीके से जो बिजनेसमैन है ना, वो मुबशिर साहब वो तो फ्लोरिश नहीं हो रहा। लेकिन क्या वजह है कि इन लोगों के ही बिजनेस क्यों जाते हैं ऊपर, और ख़ास तौर पे उन औकात में जब ये इक़्तिदार में होते हैं। जिस तरह आप शरीफ फैमिली का देख लें कि उनके बाकी भाई जो हैं उनकी मिलों को ताले लगे हैं, सील है, माल्टाउन में घर में नोटिस चस्पा किए हुए उन्होंने। देखा ना, शरीफ फैमिली के ऊपर तो हम 7-8 साल से कर रहे हैं ना। सही। आज इसलिए कि सोशल मीडिया पे जहांगीर साहब ने ज़रा बड़ी लबकुशाई खुद नहीं की, करवाई है ज़रा, और मुझे डायरेक्ट मैसेजेस भिजवाए हैं, तो मैं ज़रा उनको बताना चाहता हूँ। शरीफ फैमिली तो मियाँ नवाज शरीफ साहब या उनका कोई भी स्पोक्समैन आएगा, वो पहले तो आके ये बता दे कि 45 मिलियन पाउंड का वो जो मेफेयर का अपार्टमेंट है वो किसको बेचा गया, पहले तो वो ये बताएंगे ना खरीद के। और उसमें आपके दोस्त भी निकल आएंगे ना। मेरा पता है वो मेरे दोस्त नहीं है, वो किसी के भी दोस्त नहीं है, वो पता नहीं किसके दोस्त हैं। बट एक बात आपको मैंने बतानी है बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे, कि एक ज़राई स्कैंडल जहांगीर खान तरीन के नाम से है। लोधरा में वाक़ जहांगीर तरीन की 7100 कनाल जो है 1960 तक सरकारी मिल्कियत थी। इस दौरान इस्लामाबाद में बसाने का जब मंसूबा बना तो ज़मीनें खरीदी गई लोगों से। इस्लामाबाद के मकामी लोगों को हर 4 कनाल के एवज़ पंजाब के ज़राई अजला में 100 कनाल अराजी अलाट की गई। और ये रोज़नामा पाकिस्तान की खबर है, जहांगीर साहब मेरी खबर नहीं है, प्लीज़, बड़ा मोतबर अखबार है। इस्लामाबाद के इन मुतासरीन को मुल्तान, जंग और साहिवाल के अजला में बसाया गया, और आपका जो फार्म है मुतासरीन इस्लामाबाद 1965 की जंग लड़ने वाले फ़ौजियों को मिलने वाली ज़मीन पर वाक़ है। और उस वक्त आपके वाले जो थे वो रावलपिंडी पुलिस में SSP थे। उन्होंने गोलड़ा और बाराको के SHOs के ज़रिए इस्लामाबाद महाजरीन के नाम पे परमिट्स हासिल किए, और उस वक्त ये परमिट्स 5 से 10 हज़ार रुपये तक के हासिल किए गए। और इनके एवज़ नवाज़ तरीन ने अपने ताल्लुकात के ज़रिए लोधरा में सबसे अच्छी और महंगी अराजी जो है वो हासिल कर ली। ये भी आपके ऊपर ज़रा रोज़नामा पाकिस्तान से भी निपट लीजिएगा पहले, फिर उसके बाद मुझे भी बताइएगा। क्यों जी, ये भी सारा आ गया। ये देख लें, ये जो एक्सप्रेस पे मेरे पास है, ये एक्सप्रेस आप के ज़माने का जब आप होते थे एक्सप्रेस में, पानी के मंसूबे के ऊपर जो इंक्वायरी है वो बड़ी सस्पिशियस तरीके से रुकी है। मैं उसका पता करना चाह रहा हूँ। अब मैं नैब भी कल जाऊँगा, और मैं ऑफिशियली नैब को चाहूँगा कि वो मुझे जवाब दें कि उन्होंने इस पर क्यों परसू नहीं किया। देखिए, इस तरह की जितनी भी ऐसी पर्सनैलिटीज़ जो है ना, इनके वो देखें ना, जिस तरह आपके वो बताया अरुण अख्तर का, वो इंक्वायरी रुकी है, वो मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के। फिर सेफ सिटी प्रोजेक्ट था एक रहमान मलिक साहब के ऊपर, वो भी अचानक, यानी 2 स्कैनर आए, वो भी फाल्टी, 124 मिलियन का आपने उनको पैसा भी दे दिया, स्कैनर आए नहीं जो आए फाल्टी थे, उसके ऊपर भी नैब ने अचानक वो इंक्वायरी बंद कर दी। ये मामला जो है इसके ऊपर भी फिर इसके और इस तरीके से बहुत सारी आपको नैब में इंक्वायरीज मिलेंगी, क्योंकि ये लोग जो हैं इनका हर इदारे में आपस में जिस तरीके से क्या हुकूमत जो अब केयर टेकर हुकूमत है, मुशर्रफ की हुकूमत है, और फिर आपस में इनके इंटरेस्ट जो है ना, असल में मसला ये है कि जहांगीर तरीन साहब, आप इस पूरे मामले में आपको कोई उनका अग्रेसिव कोई बयान आया नजर आ, वो बिल्कुल खामोश है। ये ऑफशोर कंपनीज के ऊपर बात कर लें, एहतजाज के ऊपर बात कर लें, रायवेंड का जो धरने की बात की इमरान खान साहब ने, इस सारे रायवेंड का धरना कहाँ गया? जब से रायवेंड का धरना कहाँ गया? वो तो अभी उन्होंने उसको चेयरिंग क्रॉस में अभी कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद वो नहीं, वो धरना तो नहीं है चेयरिंग क्रॉस पे, क्या धरना है? धरना टाइप, यानी एक वो रखा वो नहीं, वो कितनी देर का है? वो कुछ घंटों के लिए है, यानी एक इतवार के दिन कुछ घंटों के लिए क्या फर्क पड़ेगा? जलसा करना है ना। अब यही मसला है ना, तो सिंध का ऐलान कर दिया तो उन्होंने, अब उसका क्या हुआ? अब एक तरफ तो सिंध में मुझे समझ नहीं आती खान साहब की, एक तरफ से वो पीपल्स पार्टी के साथ निगोसिएशन और कर रहे हैं कि जनाब ये जो पनामा लीक्स के ऊपर, और दूसरी तरफ उनकी हुकूमत के खिलाफ जो तहरीक का उन्होंने कहा कि हम उधर से करप्शन के खिलाफ तहरीक का ऐलान कर रहे हैं। अब मामला सिर्फ ये देखने वाला है कि किस लिए ये सारे आपस में इकट्ठे हैं। खान साहब जो बीच में, पीपल्स पार्टी ने भी बीच में उनको छोड़ दिया, पीपल्स पार्टी ने भी उनको छोड़ दिया। अभी जहांगीर तरीन साहब ने पनामा लीक्स के इंकशाफात के बाद उनकी तरफ से, बल्कि सारे ये अब कह रहे हैं कि शायद उनके भी नाम आ रहे हैं या क्या वजह है, उनकी एक खामोशी
जो है वो नज़र आता है कि इनकी आपस में जो बहुत सारी जगहों पे इंटरेस्ट है, क्योंकि जो हैं शरीफ फैमिली की भी मिल्स हैं, शुगर मिल्स इनके भी तो हैं। आई मीन शुगर मिल तो आम आदमी की हो ही नहीं सकती ना। 78 अगर शुगर मिल्स हैं तो उनमें से मेरे ख्याल है 65 जो है मुख्तलिफ सियासतदानों की हैं। हाँ, और जिसकी हुकूमत जिस सूबे में है उसकी मिलें हैं। आम आदमी तो अच्छा, चला ये नहीं भी तो है ना इनकी मिलों का कि इन्होंने जो दूसरा तीसरा प्लांट लगाया हुआ है और जब उसकी परमिट नहीं, उसका परमिशन नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि मैं एक्सटेंशन लगा रहा हूँ, तो वो एक्सटेंशन जो है 200 मील दूर अपना प्लांट की नहीं, बना लेकिन दी। आम आदमी को तो बशर साहब मिलती नहीं, बल्कि एक वो जो बिजनेसमैन है बेचारे, उन्होंने खरीदी है कोई मिल, तो काफ़ी उनको क्राइसिस में फेस करना पड़ा। बड़े एक मतलब यानी उनका है चेन्स है काफ़ी उनकी, उन्होंने मिल ली है, लेकिन जिस तरीके से उनको क्राइसिस का सामना है, ये कौन क्या सा है? बिजनेसमैन है? ये मेरे ख्याल गोरमे वालों ने भी ली है एक मिल। तो उनका कोई मसला नहीं, नहीं होगा, डोंट वरी। उनको उन्होंने रोका, उनकी यानी कमाद नहीं जाने दिया। वो नेट चूंकि पेमेंट कर रहे थे, किसानों को अच्छे रेट्स दे रहे तो थे। फिर ये मिल वाले नहीं रोका होगा ना? हाँ, पुलिस की लगा के यानी उसको बकायदा उनको रोका गया कि ट्रालियां इस मिल में ना जाएं, बल्कि हुक्मरान फैमिली की जो हैं उनकी मिलों में जाएं। तो आम असद आदमी करल- को एग्जिस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। असद करल मेरे साथ ही, एक ब्रेक, टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम ब्रेक। और सिर्फ केपीके की गवर्नेंस नहीं ख़राब, हर जगह की गवर्नेंस जो है वो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सवालिया निशानात हैं। लिया में अब आप देखें कि मिठाई जो है वो, उससे मिठाई खा के 27 अफराद जो हैं अभी तक जहाँ बहक हो गए हैं। और हो क्या रहा है कि ये जहरीली मिठाई खाने से अभी तक, जैसे मैंने कहा, 27 जानें जा चुकी हैं, जबकि 50 अफराद अब भी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। हैरान कुन इंकशाफ यह है कि मिठाई में सल्फोनाइल पाई गई है, जिसे घर में ही तैयार किया गया था। और अब पुलिस के मुताबिक मिठाई खाने के बाद 12 अफराद तो फौरी तौर पे हलाक हो गए और जहरीले लड्डू खाने से 100 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो मुतासर हुए। उमर हयात नामी शख्स के घर से, एक ही घर से 13 जनाजे उठे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 40 किलोमीटर दूर फतेहपुर की चक 105 में रिहाइश पजीर था। उमर हयात अपने 8 जवान बेटों के साथ खुशी भरी ज़िंदगी गुजार रहा था। इसके बड़े बेटे सज्जाद के यहाँ शादी के 10 साल के बाद बेटे की पैदाइश हुई, जिसकी खुशी बड़ी वक्ती साबित हुई। बच्चे की पैदाइश पर मंगवाई गई मिठाई इस ख़ानदान के लिए क़यामत बन गई। उमर हयात ख़ुद तो पहले से माजूर है, लेकिन अब इसके बुढ़ापे और माजूरी का भी कोई सहारा नहीं रहा। इसके आसार उसके घर में दाखिल होते ही नज़र आना शुरू होते हैं। बहरहाल उमर हयात के 8 बेटे, 1 बेटी, पोता और पोती मिठाई खा कर जहाँ बहक हो गए। अब भी दर्जनों अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। जिन्हें अस्पताल में 50 अफराद ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। और लिया के ज़िलाई पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली ने बताया कि इब्तदाई तौर पर इस मामले में गिरफ़्तार किए गए 3 मुलज़मान जो हैं वो उनका पकड़ा गया। अब प्रॉब्लम यह है कि मियाँ साहब, हर जगह तो आपने मोटरवे बनानी है, हर जगह। कभी आप अपना आज़ाद कश्मीर जा रहे हैं तो वहाँ मोटरवे बना रहे हैं, और आप कह रहे हैं जिसने कहा है भाई मोटरवे बनाने के लिए सड़क बनाने के लिए तो मुझे बताइए और मैं यहाँ पे बनाता हूँ। फिर आप कहते हैं पिंडी में अस्पताल है, मरी में अस्पताल है, पंजाब में हर जगह पे अस्पताल है, आज़ाद कश्मीर में अस्पताल नहीं। तो मियाँ साहब, वो कौन सा अस्पताल है जहाँ पे कोई शख्स अपना चेकअप करा ले? वरना प्लीज़ हम भी करा सकते हैं, आप भी करा सकते हैं, सारे करा सकते हैं। तो ये जो अफराद मर गए, यहाँ पे कौन जिम्मेदार है? यहाँ पे किसकी गवर्नेंस काम आएगी? क्यों जी? आपने तो एक मिठाई फरोश की बात की कि 27 अफराद उसकी मिठाई खाने से मार गए। बाय द वे, वो पेशेंट लिया से लाहौर आए हैं। लाहौर भी आए हैं। अगली आप सुन लें, अब सूबाई दारुल हुकूमत के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल के अंदर अद्वियात खा के 200 से ज़ायद बंदे मर गए। एक बंदा भी जेल के अंदर गया। वो गुड गवर्नेंस की एक अजीम 3 मिसाल सस्पेंड हुए थे, जिनमें PIC की बात करें ना आप। अब अजीम मिसाल देख लें कि गुड गवर्नेंस की, कि सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी मेडिसिन खा के गरीब जो लोग उन हॉस्पिटल में, जहाँ पे ये बड़ा दावा करते हैं कि बहुत बड़े हमने अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, 200-300 बंदा जिस शहर के अंदर एक एडमिनिस्ट्रेशन यानी सरकारी वो तो हॉस्पिटल कह रहे हैं ना कि गलत दवाई की वजह से, जो एफ्रोस फार्मास्यूटिकल की दवाई थी, वो उसकी आइसोटैप। तो अब ये उसका जिम्मेदार कौन है? वो सेक्रेटरी हेल्थ जिन्होंने परचेज की, फवाद भी फवाद है, वो रहे हैं क्रिमिनल आदमी है। अच्छा, अब वो सारे, इसका मतलब तो ये हुआ कि फिर 300-400 बंदे की आपके सामने तो उनकी जिंदगी की कोई कीमत ही नहीं है, और उल्टा उनको जो 5-5 लाख अच्छा, आपको पता है कि जिस घर में 8 या बच्चे उसके मरे बेचारे के, जिन्होंने घर में देसी इलाज किया वो बच गए, जो अस्पताल गए वो मर गए।
आपके सामने ही है ना कि 200-300 बंदे तो आपके सूबाई दारुल सबसे जो अच्छा आप क्लेम करते हैं हॉस्पिटल वहां पे मर रहे हैं, और ये जगह जगह यही मामला है। कोई वेंटिलेटर से मार रहे हैं मुबशिर साहब, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में चले जाएं, वहां पे आपको एक्सरे मशीन तक ठीक नहीं मिलेगी, वहां पे इसी अगर ये सही होते तो नवाज शरीफ साहब को ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए लंदन ना जाना पड़ता। लेकिन अमीर आदमी ऐसे अमीर नहीं होता। अमीर आदमी वो क्या कहते हैं, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से मेरा ख्याल है अब जो इनके करीब जो है ना आने को है। मियां मंशा की आपको एग्जांपल दूं कि मैंने तो आपको बताया एमसीबी का बिड बॉन्ड वो भी जाली था और उसमें और बड़ी चीज़ें जाली थी। लेकिन अब उनकी हरकतें ये हैं कि उन्होंने कि जो आम उनके क्लाइंट्स हैं ना उनके भी पैसे खाने शुरू कर दिए हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अमीन टेक्सटाइल मिल्स कॉटन लिमिटेड, ये जो है इसके मालकान से लेकर करोड़ों रुपए खा लिए गए। अमीन टेक्सटाइल मिल्स खारियाँ जो है शेखुपुरा कॉटन फैक्ट्रियों से करोड़ों रुपए की कॉटन खरीदी और पैसे देने का वक्त आया तो झूठे बहाने करके टालते रहे और फिर बाद में मिल भी बेच दी और कानून की आड़ लेके उनके खिलाफ झूठी दरखास्तें FIRs और पता नहीं क्या क्या कर दिया और कॉटन फैक्ट्रीज मालकान को 40% रकम कम करने के ऊपर दबाव भी डाला गया। अमीन टेक्सटाइल मिल्स के डायरेक्टर मोहम्मद रफ़ी के बेटे अब्दुल्ला रफ़ी, अंजुम रफ़ी, तारिक रफ़ी और आरिफ रफ़ी हैं और इसमें जब जिनस से कॉटन खरीदी तो इसके चेयरमैन मोहम्मद रफ़ी साहब थे, लेकिन बाद में तारिक साहब को चेयरमैन बना दिया गया। उन्होंने जिनस के साथ मीटिंग में कुरान मजीद के ऊपर हलफ लिया और हलफ दिया कि पूरे पैसे लौटा दिए जाएंगे, लेकिन वादा ही क्या जो वफा हो गया। अमीन टेक्सटाइल मिल से कॉटन फैक्ट्रीज़ ने जब रकम का मुतालबा शुरू किया तो पैसे वापस करने की बजाय कॉटन फैक्ट्रीज़ को 3 मार्च 2015 को एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया जिसमें लिखा गया कि अमीन टेक्सटाइल मिल्स की मुल्की हालात में ख़राबी के बायस बहुत नुकसान हो चुका है, इसलिए 3 महीने तक ऑपरेशन नहीं जारी रखा जा सकता और कॉटन फैक्ट्री मालकान से 30 जून 2015 तक इंतज़ार करने को कहा गया। इसी दौरान एक डायरेक्टर जो है आरिफ रफ़ी को मिल से निकाल दिया गया और कंट्रोल अब्दुल्ला रफ़ी ने संभाल लिया। रकम के एवज़ पत्तों की में सिर्फ 2 करोड़ के करीब प्रॉपर्टी कॉटन फैक्ट्रीज़ के मालकान को 3 डायरेक्टर्स ने ट्रांसफ़र की और मज़ीद वक्त ले लिया गया और फिर दोबारा रकम रोक दी गई। इसी दौरान उन्होंने डायरेक्टर्स ने कॉटन फैक्ट्री मालकान को हिरासा करने के लिए कराची में झूठी FIRs और झूठी दरख्वास्त जमा करा दी कि इनके कराची ऑफिस पे कॉटन फैक्ट्री मालकान ने हमला किया है। और जब उसके बाद क्या हुआ कि अखबार में इश्तिहार दिया गया कि हमारा ऑफिस कराची चला गया, जबकि डायरेक्टर्स लाहौर ऑफिस में अपना दूसरा कारोबार चला रहे हैं। इसी दौरान अमीन टेक्सटाइल को 74 करोड़ में बेच दिया गया, लेकिन कॉटन फैक्ट्रीज मालकान को पैसे नहीं दिए गए और एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया कि अब सिर्फ 60% रकम वापस की जाएगी और धमकी दी गई अगर 60% पैसे लेने हैं तो ले लें वरना कुछ नहीं मिलेगा। 10 से 15 लोगों ने दबाव में आके इन शराइत को मान लिया और रकम ले ली और जिन लोगों ने इस खसारे को कबूल करने से इनकार कर दिया और कराची ऑफिस पैसे लेने के लिए पहुंचे तो उन्हें डराया गया, धमकाया गया और चलते बने वो। उसके बाद एक नया डॉक्यूमेंट इशू हुआ जिसमें क्लेम किया गया कि जिनस की तरफ से मिल मालकान को जो मटेरियल फराहम किया गया था उसकी क्वालिटी ही नाकिस थी। हालांकि इस मटेरियल से धागा बनाकर बेच दिया गया और मिल तक बेच दी गई। अगरचे मिल बेच दी गई लेकिन उसके NTN नंबर पर कराची में एक यूनिट अभी भी चल रहा है, सेम NTM यूनिट पे, और चूंकि मिल का दफ्तर लाहौर में था तो लाहौर थाने में एक झूठी दरख्वास्त दायर कर दी गई जिसका इल्ज़ाम लगाया गया कि जिनस ने उनके घरों पर हमला किया। फिर अमीन टेक्सटाइल मिल्स के मालकान की इस गुंडागर्दी के खिलाफ एप्टमा, DG रेंजर्स और नैब को भी दरखास्तें दी गई, लेकिन कहीं सुनवाई ही नहीं हो रही है। और ये मालकान जिनकी तरफ से कराची में भी यूनिट चल रहे हैं, धमकियां दी जा रही हैं कि 60% वाली शराइत मान लें वरना फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और बात यह है, मैं देखता हूँ क्या कहते हैं, शेर है ना कि होता है शब रोज़ तमाशा मेरे आगे। यार ये कैसे लोग हैं मुबशर साहब, अगर आप मियां मंशा के मुतासरीन के वाले से आज अनाउंसमेंट कर दें तो आपके दफ्तर के बाहर इतने ज्यादा लोग भैया उनके रिश्तेदार हैं, नहीं ये रिश्तेदार हैं, वो नहीं है। मुतासरीन की मैं बात कर रहा हूँ जो कि इनके विक्टिम है। सिर्फ एक मिल की आपने बात की, इनकी शेखुपुरा में भी मिल में यही मामला है। वहां पे जो लोग, वहां पे जो ऑनर्स हैं उनको पैसे नहीं दिए जा रहे, वहां पे भी मामला है। फिर इनकी आप निशार स्पिनिंग देख लें, दूसरी मिल, अगर इनके शेयर्स की डेट तो वो प्रोफाइल कंपनीज का डिफरेंट है और टैक्स जो है वहां पे जीरो है। यानी टैक्सेशन के हवाले से देखेंगे इनके रिटर्न तो वहां पे जीरो है और उधर से जाके देखेंगे तो अरबों रुपए प्रॉफिट कमा रहे हैं।
अब अगर अयान अली की बात की जाए 5 करोड़ का उसके ऊपर इल्जाम है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती मियां मंशा साहब की मीडिया मैनेजमेंट जो एमसीबी के बड़े बड़े इश्तिहार सारे अखबार और चैनल का उन्होंने मुंह बंद किया हुआ है। अच्छा, मुंह बंद किया हुआ है उन्होंने। अब देखें कि 9 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हम नहीं कह रहे, 25 अगस्त 2015 का एफबीआर का लेटर कह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको कह रही है कि आप सारे ये डिटेल्स दें। वहां पे स्टेट बैंक का जवाब भी आ गया है, उन्होंने कहा कि ये कोई हमारे नोटिस में नहीं, ये सारा मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। यहां पे इनके जो देखे टीवी के ऊपर मुंह फाड़ फाड़ के इनके जो एम्प्लॉइज हैं या इनके जो लोग बेनिफिशरी हैं, अब वो शब्बर जैदी साहब हैं, वो पता नहीं कौन सी, मुझे तो उनकी अपनी अकाउंटेंसी के ऊपर शक हो, और ऐसे लोगों को आंते जुर्म के अंदर पकड़ना चाहिए। टीवी के ऊपर आके भाषण दे रहे हैं कि सब ट्रांसपेरेंट है। अगर वो इतने ही सब ट्रांसपेरेंट है तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रहा है, बार बार कह रहा है कि आप दें, स्टेट बैंक को पूछ रहा है, एफबीआर को पूछ रहा है, नैब को पूछ रहा है, तो आप वहां जाके बता दें मियां मंशा साहब की वकालत को, इतना ही आपको शौक है। 9 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग है, और वो बंदे का नाम ना ईसीएल में आ रहा है, ना उसकी फैमिली के लोगों का नाम ईसीएल में आ रहा है, लेकिन अयान अली का नाम ईसीएल में भी आता है, वो जेल में भी जाती है। मसला सिर्फ ये है डिस्क्रिमिनेशन। एमसीबी की निजकारी का केस है, मेगा करप्शन केस के अंदर है, 2 दफा मियां साहब गए हैं, मियां मंशा साहब को नैब ने बुलाया है, तो मियां साहब जो है उनके पास ये डेलीगेशन गया है कि नैब जी हमें ह्यूमिलेट करता है, लेकिन ब्लूमबर्ग में कहते हैं। एक मिनट, वो वहां पे नहीं गए, एक मैं आपको बता रहा हूँ, वो गए लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर या हाई कोर्ट में गए हैं किसी, और वहां से उनको स्टे मिला, और नैब को ये कहा गया कि आपने इनको हिरासा नहीं करना। हाँ, लेकिन उसके बावजूद नैब इस मामले में कम से कम नैब जो है ना, उन्होंने कहा कि स्टे जो है ना, देखें जो भी बात है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उठा रहे हैं मियां मंशा को नैब वाले, नहीं बुला रहे हैं उनको। अगर नहीं जा रहे तो फरवरी में बुलाया, फिर क्यों नहीं उठाते, फिर वो इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चले गए हैं ना। मसला तो ये है। मियां साहब का एक और जालसाजी का आपका मैं केस बता दूं, नजम कुरैशी साहब बरतानिया से हैं, 98 से इंसाफ मांग रहे हैं, 98 का सुप्रीम कोर्ट का उनके हक में फैसला हुआ है, उनके साथ भी यही फ्रॉड किया है, उनके पैसे जो है ना वो नहीं दे रहे आज तक। मैं आपको एक अच्छी खुशखबरी सुना दूं और नाज़रीन को भी खुशखबरी सुना दूं। एफआईए के एम्प्लॉइज़ के लिए वो अच्छी खबर नहीं है। वो एम्प्लॉइज़ जो काले धंधों में मुलव्वस हैं और जो शायद हयात के दस्ते रास्त और क्या कहते हैं दाएं और बाएं बाजू बने हुए थे, उनको जिनको बार बार शायद हयात साहब बताते रहे हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ, मैं बस थोड़े दिन छुट्टी एक्सटेंड करा रहा हूँ, वालदा बीमार है, उनकी वालदा ने तो उनको डिसोन किया हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का नैब का एक लेटर इशू हो गया शायद हयात साहब, और ये लेटर नंबर है CVC 2367/ एडिशनल डायरेक्टर नैब K2016 19 अप्रैल 2016 का डेटेड है, टू वकास अहमद डिप्टी डायरेक्टर कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेल ऑपरेशंस डिवीजन नैब हेडक्वार्टर इस्लामाबाद, और वो है कि मिस यूज़ ऑफ ऑफिशियल पोजीशन बाय शाहिद हयात एज एविडेंट फ्रॉम SBP and SECP reports. The subject complaint has been registered as fresh complaint and the same will be put up in next complaint scrutiny board meeting. Outcome of the same will be initiated after decision by the board. और शाहिद हयात साहब जैसी करनी वैसी भरनी, जब दूसरों के लिए इंसान गड़ा खोदता है तो फिर उसमें खुद गिर के रहता है। आपके काले करतूत, आपकी 2 नंबरियाँ और आपने जो मुख्तलिफ गैर कानूनी तौर पे कत्ल गारतें की हैं, इंशाल्लाह सब इसी दुनिया में आपके आगे आएगा। क्यों जी? देखिए, ये जो छुट्टी उन्होंने ली है ना, ये बेसिकली मेरा ख्याल इंक्वायरी मैनेज करने के लिए जो कोशिश की है, लेकिन ये अब इंक्वायरी रुकेगी नहीं, क्योंकि जब एसेट बिहाइंड मीन्स का नैब का जो प्रीव्यू एक्सक्लूसिव डोमेन, जब इनको एक परफार्मा फिल दिया जाएगा ना, थमाया जाएगा, और वहाँ पर जब ये एसेट्स की इनकी डिटेल है जो इन्होंने अभी जाहिर की हैं FIA में, हुकूमत में जो देते हैं, और एक्चुअल जो इनके एहसास हैं, वो जो डिफरेंस है ना वो बिलियंस का है, और फिर वो जो चीज़ है ना वो छुप नहीं सकेगी। और ये जो मामला है ये जस्ट टिप ऑफ आइसबर्ग है। अब ये उनके जो हवारे हैं उनको ये समझ आ जानी चाहिए कि अब शिकंजा जो है ना अपना जो है ना वो पूरा उनके गिर्द जो है ना घेरा तंग हो रहा है, और ना सिर्फ इनके खिलाफ हो रहा है, जो इनको पालने वाले थे सेम डेट में उनका भी लेटर निकला है, और उससे बड़ी बशर साहब उसमें भी नैब कराची ने नैब हेडक्वार्टर से मांगी है परमिशन कि स्टेट बैंक जो है ना SCCP जो है वो उस बंदे को स्टेट बैंक की इंस्ट्रक्शंस की वायलेशन करते हुए उसके बैंक के खिलाफ प्रोसीड नहीं कर रही, उसके खिलाफ भी एक नई इंक्वायरी जो है वो रजिस्टर्ड हो गई है। लिहाजा ये और इनके जो आका हैं वो सारे अब इंशाल्लाह ये गिरफ्त में आएंगे। अब ये कोई नहीं होगा कि कोई बचेगा, वो फवाद हसन फवाद ब्यूरोक्रेट हो, वो पनामा लीक्स के ऊपर जितने लोग उसमें आ रहे हैं, तो
तो अब ये चूंकि जब अकाउंटेबिलिटी हो रही है इदारों में, आप बस इस तरह सबकी देखिए- होनी चाहिए, देखिए, across the board आर्मी होनी में भी चाहिए। हो रही है, जुडिशरी में भी हो रही है, और ये हो नहीं सकता कि अब इन ब्यूरोक्रेट्स की और एक करप्ट जो पॉलिटिशियंस है उनको अवाम ये वैसे जुडिशरी में मेरा एक सवालिया निशान है, मैं कहता नहीं कुछ क्योंकि मुझे तो फिर वो बुला लेते हैं। काफ़ी जो है ना वो मेरा ख्याल है कुछ अच्छे लोगों के बारे में भी गलत किया जा रहा है। गलत अपना विक्टिमाइज किया जा रहा है कुछ लोगों को। लेकिन वो चीजें भी आपके सामने आ जाएंगी कि उसके पीछे कौन है। वो चीजें भी बिल्कुल हो रही हैं उसमें कि अच्छे लोगों के खिलाफ ये एक आगे से रोकने के लिए और उसको डिट्रैक किया जा रहा है ताकि एक नए उसमें गलत रास्ते पे एक मामला चलाने की कोशिश की जा रही है। राइट, देखते रहिएगा खरा सच ओनली ऑन चैनल 24। मेरा नाम बशर लुकमान है। अंटिल टुमारो, अल्लाह हाफिज़।